वीडियो देखी? देख ली। समझ में आ गई अच्छे से? हाँ मैम, आ गया। हाँ जी, बताओ फिर एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मैम, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। हम्म। वो जैसे हम डेफिनेशन कोई नहीं एक्चुअल, पढ़नी। हम्म। अच्छा मैम, तो वैसे बता देता हूँ। जैसे कोई एक्चुअल वैल्यू होती है ना हमारे पास, जैसे आपने हम्म। कल एक एग्जांपल दी थी 5 वोल्ट की। तो हम्म। हम जब उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी हो तो 4.99 जैसे समथिंग है। अगर 4.95 आए तो वो उसे हम्म। एक्यूरेट वैल्यू नहीं कहा जाएगा। मतलब हमारी ट्रू तो वैल्यू के पास जो हमारी वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू के पास जो हमारी वैल्यू आ रही है, हाँ, दैट इज वो एक्यूरेसी। एक्यूरेट वैल्यू। ओके। सो अब हम करते हैं सेंसिटिविटी, भी कल हमने कर लिया था। आज यस। हम पढ़ेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है, रिप्रोड्यूस करना मतलब उसको बार बार सेम चीज को रिपीट करना, यू कैन से। तो यस। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बाय विच अ गिवन वैल्यू कैन बी रिपीटेडली मेजर्ड। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस है जिससे कि हम दोबारा दोबारा से किसी चीज को रिपीटेडली मेजर करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है। सपोज जैसे मैंने एक बुक को मेजर करना शुरू किया था, सपोज उस बुक की मेजरमेंट मेरे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर। दूसरी बार जब मैंने उसको मेजर किया मेरे पास वैल्यू आ रही है 4.99 सेंटीमीटर। तीसरी बार जब मैंने उसको मेजर किया तो उसकी वैल्यू फिर से आ गई 5 सेंटीमीटर, अगेन देन आ गई 5.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? रिप्रोड्यूसिबिलिटी। डिग्री ऑफ क्लोजनेस मतलब 5 सेंटीमीटर के बिल्कुल आसपास ही मेरी वैल्यू आ रही है जब मैं उसको रिपीटेडली मेजर कर रही हूँ, बार बार मेजर करने पे भी जब मेरे पास ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आती है उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रिसीजन में क्या था? मैम, सेम वैल्यू आ रही थी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हो सकती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक करते हैं कि क्लोजली वैल्यू है या नहीं। ठीक है, प्रिसीजन में वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए वैल्यू। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जब हम बार बार उसको रिपीटेडली उसको हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस के पास है। प्रिसीजन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अदरवाइज समहाउ यू कैन से कि ये आपस में रिलेटेबल है। ठीक है। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज स्पेसिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सपोज मैंने 15 मिनट्स के लिए मेरे पास टाइम था, 15 मिनट्स के अंदर मैंने वो 10 टाइम्स एक ही चीज को दोबारा दोबारा से मेजर किया, उसको बोलेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब एक स्पैन ऑफ टाइम है मेरे पास जिसमें मैंने उसको रिप्रोड्यूस करके देखना है बार बार। Perfect reproducibility signifies that a given reading that are taken for an input do not vary with time। अगर हम बोलेंगे कि ये perfect reproducibility है तो उसका मतलब क्या है कि जब हमने बार बार रीडिंग ली एक ही इनपुट के लिए, जब हमने बार बार रीडिंग ली तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुई, मतलब सेम रीडिंग आ रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, प्रिसीजन से इंटर रिलेटेबिलिटी रिलेटेबल है ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट प्रिसीजन जैसी ही है। लेकिन हम प्रिसाइज वैल्यू उसको बोलते हैं जो बिल्कुल सेम आ रही होती है, उसमें हल्का सा भी चेंज ना हो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू के पास है हमारी वैल्यू, तो इसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। प्रिसीजन भी कब आती है? जब हम बार बार रिपीट करते हैं चीज, तो रिपीट करना इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यू कैन से। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? दिलराज एंड करणप्रीत, बेटा अपना कैमरा ऑन करो, जिसका कैमरा बंद होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगी उसी टाइम क्लास से। हाँ जी, आपको किसी को डाउट है बेटा इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी, किसी को ना अच्छे से मैम समझ आया हो? हाँ जी। मैम मैम एक बार फिर बता दीजिए। मैं किसी बाहर आया हुआ है तो मैम कैमरा नहीं मैं ऑन कर सकता। बेटा फिर लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हो? दिलराज बोल रहा है मैं करणप्रीत? दिलराज मैम। हाँ जी, लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हो दिलराज? मैं बाहर आया हुआ है। तो मैं फिर आप, डिस्प्ले पे आ रहा है, लिखा सारा कुछ पढ़ रहे हैं मैम। ओके, वैसे ये एक्सक्यूज चलेगा नहीं आज, अगर ठीक है आप
बाहर हो या कुछ भी, वैसे तो बाहर हो तो भी आप कैमरा ऑन कर सकते हो, डजेंट मैटर, हम आपके कैमरा से डिस्टर्ब नहीं होएंगे। दिलराज, यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा, बाहर हो तो भी कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। फिर 2 मिनट रुक जाओ मैम बस। ओके, सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम प्रेसिजन बोलते थे, प्रेसिजन क्या था कि हमारी एक ही वैल्यू आती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, प्रेसिजन कैसे हम मेजर करते हैं, जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करके मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू सेम आती है, उसको प्रिसाइज बोलते हैं। बार बार रिपीट करना इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। प्रेसिजन में क्या है कि सेम वैल्यू ही आनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास हो सकती है, लेकिन प्रेसिजन का प्रोसेस भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। प्रेसिजन का प्रोसेस या प्रेसिजन जो है वो वैल्यू देखने के लिए हमें एक ही वैल्यू को बार बार मेजर करना पड़ता है, और बार बार मेजर करने को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर अब? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्ड होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक वर्ड होता है रिपीटेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में मैंने आपको अभी बताया कि कई बार मेरी वैल्यू 4.99 आ रही है, कई बार 5.1 आ रही है, और कई बार 5 ही आ रही है। ये कब आ रही है? जब मैं डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रही हूँ। ठीक है, एक टाइम पे मैंने सपोज स्केल यूज किया, दूसरे टाइम पे मैंने इंची टेप यूज कर लिया, थर्ड टाइम पे मैंने फिर स्केल यूज कर लिया। तो मतलब जो मेरे पास स्टैंडर्ड है जिससे मैं मेजर कर रही हूँ, या जो मेरा मेजरमेंट सिस्टम है, वो चेंज हो सकता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी में। लेकिन रिपीटेबिलिटी में सेम मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं स्केल के साथ मेजर कर रही हूँ किसी बुक को, तो अगर 5 बार रीडिंग ले रही हूँ तो स्केल के साथ ही मेजर करूंगी, एक ही मेजरमेंट सिस्टम रखूंगी, उसको बोलेंगे रिपीटेबिलिटी, मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हो सकता है मैं अपना मेजरमेंट सिस्टम चेंज कर दूं, एक बार इंची टेप है, एक बार स्केल है, तीसरी बार मैं किसी और मेजरमेंट सिस्टम के साथ भी उसको मेजर कर सकती हूँ। ये डिफरेंस है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में। अब आप ये ग्राफ देखो, हमारे पास ये जो आप लाइन देख रहे हो जहां पे ट्रू वैल्यू लिखा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, बट ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर, कुछ एरर के कारण हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ये सेंटर वाली आ रही है। कब? जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है म्यू आर। और जब हम सेम सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है म्यू। ये जो छोटा वाला ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आप इस ग्राफ से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मत समझो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ग्राफ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो ग्राफ मत समझो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है बनाना। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में आप डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो, वेयर एज रिपीटेबिलिटी में आपको सेम मेजरमेंट यूज करना है। क्लियर? अब ये ग्राफ यस भूल मैम। जाओ, इसको मत देखो। यस मैम। नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या है? शिफ्ट। अगर हम जनरल वर्ड में यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब हमारी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वैल्यू। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या है? ग्रेजुअल शिफ्ट इन द इंडिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर इन इनपुट वेरिएबल डज नॉट चेंज। हमारी जो वैल्यू है उसमें कितना ग्रेजुअल शिफ्ट आया, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, कितना शिफ्ट आया, वो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जैसे मेरी पहले वैल्यू आ रही थी 4.95, उसके बाद जब मैंने उसको मेजर किया तो सेम इनपुट के लिए मेरी वैल्यू आने लग गई 4.98। तो कितना ड्रिफ्ट आया? 4.98 माइनस 4.95, दैट इज 0.03। ठीक है, तो 0.03 क्या हो गया? ड्रिफ्ट। समझ में आया? दोनों वैल्यूज में कितना शिफ्ट आया, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता क्यों है, वैल्यू क्यों चेंज हो गई हमारी, जब मेरे पास एक ही सिस्टम को मैं यूज कर रही हूँ, एक ही इनपुट है, और सेम बुक को मैं मेजर कर रही हूँ, तो मेरी वैल्यू शिफ्ट क्यों हो गई? उसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ड्रिफ्ट में भी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कहीं पे ईएमएफ इंड्यूस हो गई, कहीं पे टेम्परेचर चेंज हो गया, या मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ गए। इनके कारण हमारी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं।
आप अपना वेट जब मेजर करते हो वेइंग मशीन के ऊपर, जब आप अपना वेट मेजर करते हो, सपोज आपका वेट है 60 kg, ठीक है। एक्यूरेट ट्रू वैल्यू आपकी जो है वो 60 kg है, लेकिन जब आप उसको वेट को उस वेइंग मशीन के ऊपर देखते हो तो उस वेइंग मशीन के ऊपर आपका वेट आ रहा है 61 kg, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से कुछ 15 मिनट बाद फिर से उसी वेइंग मशीन पे अपना वेट किया, तो अब वेट आपका आ रहा है सपोज 62 kg, ठीक है। बट आपका एक्चुअल वेट कितना था? 60 kg। तो ड्रिफ्ट कितना आ गया? 2 kg का। वो क्यों आया? कई बार आपके एनालॉग वेइंग मशीन होती है तो उसमें हमारी रीडिंग एरर आ जाता है, कई बार हम उसको रीड ही नहीं प्रॉपर कर पाते, कई बार उसमें टेम्परेचर चेंजेस हो गई, कई बार उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस यानी जो उसका स्प्रिंग वगैरह था वो थोड़ा सा खराब हो गया, तो इन कुछ फैक्टर्स के कारण हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्लियर? बेटे Yes, ma'am. डेफिनेशंस अच्छे से समझना, जहां पे भी डाउट होगा पूछ लेना, चाहे 10 बार पूछो, डजेंट मैटर, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके क्लियर मैम। है? अब जो इसके Yes. क्लासिफिकेशन है ड्रिफ्ट की, दैट इज ये जीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट, ये सब आपने नहीं करना, आपको सिर्फ ड्रिफ्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो डेड जोन है, स्टैटिक एरर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं हम प्रिसीजन पे। प्रिसीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं क्या है। मैं आपको सिलेबस के देख लूं। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, रेंज। सो प्रिसीजन क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। देखो रिप्रोड्यूसिबिलिटी वर्ड आ गया ना। इट इज अ मेजर ऑफ द reproducibility of the measurement that is given a fixed value of variable. Precision is a measure of the degree to which successive measurement differ from each other. ठीक है। प्रिसीजन क्या है? जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करके मेजर कर रहे हैं तो उसकी फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, तो हम बोलते हैं वो वैल्यू प्रिसाइज है। और प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट, सक्सेसिव मेजरमेंट मतलब बार बार रिपीट करने पे जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं, उसको हम मेजर करते हैं प्रिसीजन से। अगर सेम है तो वो प्रिसाइज्ड है, अगर वो सेम नहीं है तो वो प्रिसाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच रीडिंग कैन बी टेकन अप टू 1/100th ऑफ यूनिट। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम 1/100th ऑफ यूनिट की रीडिंग्स ले सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो एडजस्टमेंट एरर। जीरो एडजस्टमेंट एरर क्या होता है? जैसे आप वेइंग मशीन के ऊपर जब आप नहीं भी अपना वेट, कोई भी वेट कह लो आप, वेइंग मशीन के ऊपर जब आप नहीं तोल रहे हो तो वो वेइंग मशीन के ऊपर जो वैल्यू है उस टाइम पे जीरो होनी चाहिए ना। जब आप कुछ भी उसके ऊपर आपने वेट नहीं रखा हुआ तो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बट कई बार उसकी वैल्यू वहां पे भी 0.5 होती है या 0.2 होती है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। उसको हम बोलते हैं जीरो एडजस्टमेंट एरर, मतलब वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, आइडियली उसको जीरो होना चाहिए था। तो जब इंस्ट्रूमेंट में जीरो एडजस्टमेंट एरर होता है, सो व्हेन वी टेक अ रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इज हाईली प्रिसाइज। हाउएवर, मतलब जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को जो उसमें जीरो एडजस्टमेंट एरर था या जीरो एरर था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब अब हमने वेइंग मशीन को एग्जैक्ट जीरो पे सेट कर दिया। तो जब हमने उसको एग्जैक्ट जीरो पे सेट कर दिया तो अगर आपका वेट 60 kg है तो वो वेइंग मशीन 60 kg ही बताएगी। अदरवाइज अगर आप उस जीरो को नहीं सेट करते तो वो वेट कितना बताती? 60.2 kg, क्योंकि 0.2 का उसमें जीरो एरर था। अब हमने जब जीरो एडजस्ट कर दिया, जीरो एडजस्टमेंट एरर को उसमें एडजस्ट कर दिया, तो जब हम रीडिंग लेंगे और इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग देगा वो कौन सी रीडिंग होगी? हाईली प्रिसाइज, मतलब वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी। However, as the instrument has a zero adjustment error, the reading obtained are precise but they are not accurate. वो रीडिंग प्रिसाइज तो होगी लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट क्यों नहीं होएगी उस टाइम? क्योंकि हो सकता है उसमें स्प्रिंग में कुछ एरर आ चुका है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस के कारण कोई एरर आ चुका है या टेम्परेचर के कारण कोई एरर आ गया, तो वो एरर आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता। तो वो वैल्यू प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट है ये जरूरी नहीं है। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, आप उसी चीज को माइंड में रखो तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। Thus, when a set of readings show precision, the results agree among themselves. However, it is not essential that the results are accurate. उन्होंने बोला कि जब आप बार बार रीडिंग लेते हो और वो प्रिसाइज रीडिंग आ रही है तो आपको उस रिजल्ट के साथ एग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट ही हो।
वो प्रिसाइज हो ये जरूरी है, लेकिन वो एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल हमने सबसे पहले एक्यूरेसी वाले में की थी कि वो डॉट के वैल्यू के पास है या नहीं है, वो एग्जाम्पल आप लेके चलो। वो वैल्यू, वो वाली एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी दे सकते हो। ठीक है मनजोत सिंह, अभी तो फर्स्ट लेक्चर है। हाँ जी, देखो ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम प्रिसाइज वैल्यू है या नहीं वो देखते हैं। अब आ जाता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? टॉलरेंस पार को बेसिकली हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड हम कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं, इससे ऊपर जो वैल्यू है वो अबव थ्रेशोल्ड है, इससे नीचे जो वैल्यू है वो बिलो थ्रेशोल्ड है। तो थ्रेशोल्ड होता क्या है? Threshold is the smallest measurable input below which no output change can be identified. Threshold क्या है? वो सबसे छोटी वैल्यू जिस पे जाके हमें चेंज नजर आना शुरू होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने Vx के, बेटे एक मिनट दिलराज बैठ जाओ जरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लो। जी मैम ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ओके, थ्रेशोल्ड क्या है? जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रैक्टिकल करे होंगे वीआई करेक्टरिस्टिक वाले, उसमें क्या होता था? वोल्टेज और करंट, आप ग्राफ बनाते थे, उसमें आप देखते थे कि वोल्टेज के चेंज होने से करंट में कितना चेंज आ रहा है या करंट के चेंज होने से वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है। तो आपको याद होगा कि उसमें एक लीनियर ग्राफ बनता है। सपोज, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास वोल्टेज और करंट का ही ग्राफ है। मेरे पास पहले जब जीरो वोल्टेज है तो करंट भी जीरो है। जब मेरे पास वोल्टेज आ गई 1 वोल्ट, करंट अभी भी जीरो है। मेरे पास वोल्टेज आ गई 2 वोल्ट, करंट अभी भी जीरो है। मेरे पास वोल्टेज आ गई 3 वोल्ट, अब जाके करंट 1 एम्पेयर हुआ। मतलब 3 वोल्ट से नीचे जितनी भी रीडिंग्स थी, जितना भी इनपुट था, उस पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। कहाँ पे जाके चेंज आया? 3 वोल्ट पे जाके। तो 3 वोल्ट कौन सी वैल्यू हो गई? स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट हो गई, जिसपे जाके हमारी आउटपुट में कोई चेंज नजर आया। तो 3 वोल्ट यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। समझ में आ गई थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट होता है, जहां जिससे नीचे हमारी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। अब ये डेफिनेशन पढ़ो। थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट है बिलो विच नो आउटपुट चेंज कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसके नीचे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 वोल्ट हमारी यहाँ पे, हाँ जी मैम वो रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड सेम? रेजोल्यूशन पे आएंगे बेटे, अभी आएंगे रेजोल्यूशन पे। अभी अब थ्रेशोल्ड सुनो, ठीक है? क्योंकि मैं अभी रेजोल्यूशन बताऊंगी फिर सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सो while specifying threshold, manufacturers give the first detectable output change. जब भी हमें थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, अगर हमने थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करना है, तो जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसने उसको बनाया, जो मैन्युफैक्चरर है, वो वहां पे मेंशन कर देता है कि इसकी फर्स्ट डिटेक्टेबल आउटपुट चेंज कहाँ पे जाके आएगा। जो मशीन्स होती है ना, उस पे थ्रेशोल्ड वैल्यू लिखी होती है, उनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे अगर आप, या चार्ट पढ़ोगे तो उस पर लिखा होगा कि इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है। वो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है? कि इसके नीचे हमारी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, इस वैल्यू पे आके हमारी आउटपुट चेंज होनी शुरू हुई है। क्लियर है थ्रेशोल्ड? किसी को डाउट है तो बताओ। नो मैम। कुछ अभी तक जो हमने किया, किसी चीज का ना पता लगाओ, कोई चीज ना समझ आई हो? नो मैम। मैम जो आपने अभी प्रिसीजन बताया है उसमें जैसे हम बार बार रिपीट करते हैं, एक उसकी सेम ही वैल्यू आए है ना, तो हाँ उस जी। प्रोसेस को जो आपने थर्ड में जो बताया था रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वही कहते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो तब होएगी अगर हम डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर हम सेम मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो रिपीटेबिलिटी है। नहीं वो तो ठीक है, अगर हम प्रिसाइज की वैल्यू हम बार बार ऐसे निकाल रहे हैं तो वो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो प्रिसाइज उस वैल्यू आ रही प्रोसेस है। को क्या बोलते हैं?
उस प्रोसेस को हम प्रिसीजन भी बोलते हैं और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बोलते हैं। अगर आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी डेफिनेशन आ गई तब भी आप वही लिख सकते हो, अगर आपकी प्रिसीजन वैल्यू आ गई तब भी आप वही लिख सकते हो। वैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है जब आप एक ही चीज को बार बार मेजर करते हो, उसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। और वो मेजर करने पे वैल्यू क्या आ रही है उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है मैम, ठीक। समझ आए? ये इंटर रिलेटेबल है डेफिनेशंस। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम एक ही चीज को मेजर करने के लिए, दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, डिपेंड करता है कौन सा मेजरमेंट सिस्टम है। और वो बार बार रिपीट करने पे वैल्यू क्या आ रही है वो प्रिसाइज है, प्रिसीजन है। वो वैल्यू सेम आ रही है तो वो प्रिसीजन है, अगर नहीं आ रही तो वो प्रिसीजन नहीं है। तो आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है, व्हेन वी मेजर सेम पैरामीटर repeatability, then the value is same, that is precise or precision. If when we repeat the values, or when we repeatedly measure the system and the value is not same, that is not precision. ठीक है मैम। Clear? तो अब हम थ्रेशोल्ड हमने पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड समझ में आ गया सबको? थ्रेशोल्ड आउट। अब मैं आपको थोड़ा सा रेजोल्यूशन बता देती हूँ, एक मिनट में देखो इसमें दिया है रेजोल्यूशन। इसमें आई थिंक रेजोल्यूशन नहीं है। मैं रेजोल्यूशन का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना। रेजोल्यूशन होता है स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज। मतलब कि जब हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं, देखो एग्जांपल मैं वही वाली लेके चलती हूँ। सपोज मेरी वोल्टेज थी 1 वोल्ट, करंट है 0 एम्पेयर। वोल्टेज हो गई 2 वोल्ट, करंट है 0 एम्पेयर। वोल्टेज हो गई 3 वोल्ट, करंट है 1 एम्पेयर। तो वो जो 3 वोल्ट वाली वोल्टेज आई ना, वो हमारी जो पूरी रेंज आ गई 0 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट वाली, ये रेंज जो हो गई ये रेजोल्यूशन है। मतलब स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट करने पे क्या चेंज आ रहा है उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेशन बोल रही हूँ, इसको जरा एक मिनट सुनो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इफ द इनपुट इज स्लोली इंक्रीज्ड फ्रॉम नॉन जीरो इनपुट वैल्यू, जब हमारी इनपुट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, it will again be found that output does not change at certain increment is exceeded। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनपुट धीरे धीरे बढ़ाने के बाद भी आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनपुट बढ़ाने के बावजूद हमारी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाके हमारी आउटपुट में चेंज आना शुरू हुआ, इसको हमने रेजोल्यूशन बोला। मतलब कौन सी रेंज होगी रेजोल्यूशन? 0 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक वाली। ये हम इसे रेंज को हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज का बदल जाना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, इसमें स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट हो रही है इनपुट का। पहले इनपुट 0 वोल्ट थी, फिर 0.5 वोल्ट हो गई, फिर 1 वोल्ट हो गई, फिर 2 वोल्ट, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम जब इंक्रीमेंट करी जा रहे हैं इनपुट पे और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हमने रेजोल्यूशन बोला है। और जहां पे जाके आउटपुट में चेंज आ गया वो थ्रेशोल्ड हो गई। क्लियर हुआ ये रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड में डिफरेंस? ठीक जो है। रेंज है 0 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट वाली वो रेजोल्यूशन है, और 3 वोल्ट पे जाके क्योंकि चेंज आना शुरू हुआ वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है। Okay. ठीक है, थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, रेजोल्यूशन एक यू कैन से रेंज हो सकती है पर्टिकुलर। Okay. क्लियर? ठीक है Yes, मैम। sir. अच्छा, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। सपोज मेरे पास वोल्ट मीटर है, उस पर मैं रीडिंग देख रही हूँ, वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है 1 मिली वोल्ट। फिर मैंने उसको इंक्रीज किया, दोबारा रीडिंग ली, वोल्टेज पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ गई 2 मिली वोल्ट। अब इसमें रेजोल्यूशन क्या होगा मुझे बताओ?
और थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन सी? मैम रिपीट। सपोज मेरे पास वोल्ट मीटर पे मैं कोई वैल्यू को मेजर कर रही हूँ, पहले वो वैल्यू आ रही है 1 मिली वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से रीडिंग ली, वहां पे वोल्टेज रीडिंग आ गई 2 मिली वोल्ट। अब बताओ इसमें Yes. थ्रेशोल्ड कौन सा, रेजोल्यूशन कौन सा है? मैम 1.1 और 2 के बीच में जो रेंज है वो थ्रेशोल्ड है। नहीं और बेटा, नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, जैसे मैंने आपको पहले वाली एग्जांपल ली थी कि 0 वोल्ट था, उसके बाद 1 वोल्ट हुआ, उसके बाद 2 वोल्ट हुआ, देन 3 वोल्ट हुआ। 3 वोल्ट पे जाके हमें चेंज आना शुरू हुआ, दैट मीन्स 3 वोल्ट हो गई हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इसमें रेजोल्यूशन कितना होएगा? जितना उसमें डिफरेंस चल रहा था। 0 से 1 वोल्ट में कितना डिफरेंस है? 1 का 1 वोल्ट का। 1 से लेके 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का ही है। 1 का। 2 से लेके 3 में कितना डिफरेंस है? 1 1 का का। तो रेजोल्यूशन कितनी हो गई यहाँ पे? 1 वोल्ट। 1 क्लियर? दूसरी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बोली है, सपोज मेरे पास एक वोल्ट मीटर है जिसकी रीडिंग आ रही है 1 मिली वोल्ट, उसके बाद उसकी रीडिंग आ गई 2 मिली वोल्ट। 2 मिली वोल्ट पे जाके चेंज आना शुरू हुआ आउटपुट में। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन हाँ सी जी हुई? थ्रेशोल्ड मैम 2 मिलीवोल्ट 2 मिली वोल्ट। और रेजोल्यूशन कितना हुआ? 1 1 1 मिली वोल्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। यस मैम सपोज मेरे पास एक वैल्यू वोल्ट मीटर में आ रही है 1 मिली वोल्ट, उसके बाद मैंने दोबारा रीडिंग ली, वहां पे वैल्यू आ गई 1.1 मिली वोल्ट। उसके बाद मैंने दोबारा रीडिंग ली, वहां पे वैल्यू आ गई 1.2 मिली वोल्ट। 1.2 मिली वोल्ट पे जाके सपोज चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब रेजोल्यूशन बताओ कौन सा है? रेजोल्यूशन में 1 0.1 मिलीवोल्ट नो, रेजोल्यूशन, हाँ, रेजोल्यूशन क्या है? 0.1 मिली वोल्ट। और थ्रेशोल्ड क्या है? 0 1 1.2 1.2। 1.2 मिलीवोल्ट क्लियर हो गया? सबको यस क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हाँ मैम दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। यस मैम अब आ जाते हैं लिनियरिटी पे। लिनियरिटी आप सबको पता है कि हम जब आउटपुट में चेंज हो रहा है और हमारे इनपुट में भी उतना ही चेंज हो रहा है, उसको हम लिनियरिटी बोलते हैं। Linearity is defined as the ability of an instrument to reproduce its input linearly. अगर हमारा लीनियर ग्राफ बन रहा है, मतलब इनपुट में जितना चेंज है उतना ही आउटपुट में चेंज आ रहा है, उसको हम लिनियरिटी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ये देखो लीनियर, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये लीनियर है, सेकंड ग्राफ भी लीनियर नहीं है, थर्ड ग्राफ भी लीनियर नहीं है। सेकंड ग्राफ लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो धीरे 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 हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट के बढ़ने से हमारी आउटपुट जो है वो सेम नहीं बढ़ रही। थर्ड वाले ग्राफ हाँ में भी जी हमारे इनपुट के बढ़ने से पहले तो आउटपुट भी उतनी बढ़ रही थी, फिर लास्ट में जाके आउटपुट और इनपुट सेम नहीं हो गई हुई, उतना चेंज नहीं आ रहा जितना इनपुट में, उतना चेंज आउटपुट में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो लीनियर है। ये आप सबको पता है, आपने VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं BX में ना, ठीक है। ठीक है देन आ जाता है रेंज। रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज रेंज। किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को जब आप माइनस कर दोगे वो उसकी रेंज हो जाएगी। सपोज मैं बोल रही हूँ कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, तो उसकी रेंज क्या हो गई? 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोल रही हूँ किसी की रेंज 5 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक है, तो उसकी रेंज कितनी हो गई? 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। समझ आ गया रेंज क्या होता है? यस यस नेक्स्ट, ये टॉलरेंस और ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो था एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट हो गया है। एक था एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन, स्केल, रेंज, रेंज कर लिया हमने, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, लिनियरिटी, थ्रेशोल्ड, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कर लिया हमने। नहीं मैम
स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिटेन इट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट इट्स स्पेसिफाइड स्टोरेज लाइफ एंड ऑपरेटिंग लाइफ इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। अगर जब तक हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं शुरू से लेके एंड तक, जब तक हम उसको यूज करी जा रहे हैं और वो अपनी रेंज या जो अपनी रीडिंग्स है वो सेम स्टेबल होके दे ही जा रहा है, बैलेंस रीडिंग दे ही जा रहा है, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल क्या होता है? जो चीज में एरर ना आए। तो जब तक उसकी स्टोरेज लाइफ है या ऑपरेटिंग लाइफ है, अगर तब तक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट चल रही है, उसको हम बोलेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है। क्लियर? Yes. जिस सिस्टम में एरर आ जाएगा वो Yes. स्टेबल नहीं रहेगा। एक और डेफिनेशन है डेथ स्पेस। डेथ स्पेस क्या होता है? जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट, दैट इज डेथ स्पेस। मतलब उस जगह पे कोई भी हमारा रीडिंग हम नहीं ले सकते, उसको हम कैसे डेथ मैम फिर स्पेस। बताना? जैसे कि इनपुट की कोई ऐसी रेंज जिसपे आउटपुट आ ही नहीं रही। अच्छा, सपोज जैसे मेरी, आपने 1 वोल्ट ली हाँ थी। जैसे पहले 1 वोल्ट थी तो उस पे जीरो इनपुट जीरो आउटपुट है, 2 वोल्ट पे भी जीरो आउटपुट है, 3 वोल्ट पे भी जीरो आउटपुट है, तो ये जो रेंज थी बीच वाली इसको हमने डेथ स्पेस बोल दिया। डेथ स्पेस का मतलब डेथ डेथ स्पेस। हाँ, डेथ स्पेस क्या होता है? जो रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, जिस टाइम पे सिस्टम ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बिल्कुल ही, उसको हमने डेथ स्पेस बोल दिया। ठीक क्लियर? है। तो ये हमारी डेफिनेशंस जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम एरर्स पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन में आपको जो अच्छे से आनी चाहिए वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, रेंज। ये आपको 100% क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी बोली है। एक्यूरेसी, एक बार फिर बताना। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन एंड रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इनमें से आ सकता है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन एंड रेंज। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एरर्स हैं, एरर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एरर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। आज के लेक्चर में कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. किसी को कुछ पूछना है, या किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ओवर पढ़ लिया आज या कंफ्यूज हो गया सारा कुछ? No, no. मैम बस ये वीडियो डाल देना। हाँ, ये वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आपको यूट्यूब लिंक डाल दूंगी इसका। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। सेम टू Thank यू, you, ma'am. सेम टू यू। ओके, टेक केयर।